प्रणाम स्वामी जी। मेरा 7 साल का बेटा है हम्म, और उसके काफी ऐसे सवाल रहते हैं हम्म, कि जैसे भगवान, जैसे हम मूर्तियां रखते हैं घर पर तो बच्चों को वही पता होता है, हम्म, तो बोलते हैं कि मुझे भी हनुमान जैसे उड़ना है, भगवान क्यों नहीं आते मेरे पास। हम्म, और काफी ऐसे स्पिरिचुअल ऐसे रहते, तो उसका उत्तर हम दे नहीं पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि झूठ ऐसे डालना नहीं है, हम्म, वो अपने आप उसको पता चल जाएगा। जैसे हमें भी ऐसे क्वेश्चन छोटे थे तब थे, हम्म। तो अब उस टाइम हम क्या उसको मतलब बोले, किस तरह की समझाए उसे। अच्छा, भगवान मिलने क्यों नहीं आते? हाँ, हाँ। उस हनुमान जैसे उड़ना है जैसे। अच्छा, हनुमान जैसे उड़ना है, हाँ ऐसे वाले, फैंटेसी। हाँ फैंटेसी वाले। फैंटेसी बच्चे की साइकोलॉजी होती है। बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो फैंटेसी उसको आकर्षित करती है। तो आकर्षित करती है, तो सवाल वो नहीं है कि हनुमान जैसे उड़ना है। अब यदि वो शक्तिमान सीरियल देखेगा तो बोलेगा कि मैं वो शक्तिमान जैसे उड़ना है। ऐसा होता है ना। वो क्या नाम है उसका, शक्तिमान वाला, मुकेश। तो एक बार किसी जगह पे हम आमंत्रित थे किसी कार्यक्रम में, तो मुकेश भी आया हुआ था। तो मुकेश मिलने आया, और एक वो कौन था, शकुनी मामा, ये सब लोग आए थे, मिलने आए थे। तो हमने उससे बोला कि मुकेश, अपना ये तुम बच्चों को क्यों उड़ाने उड़ाने का वो बात करते हो, बच्चे उड़ रहे हैं तुमको देख देख के। बोले नहीं स्वामी जी, मैं जो है अपना बार बार बयान दे रहा हूँ कि बच्चे इसका वो न करे वो न करे। मैं बयान तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना सुनेंगे, वो तो सीरियल देखते हैं। तो बच्चा तो जो फैंटेसी को पसंद करता है, बच्चा जो है फैंटेसी को पसंद करता है, फैंटेसी उसे चाहिए। व्यवहारिक जो तल है, उस तल से वह जुड़ा हुआ नहीं है। अभी वो इमेजेस में जी रहा है। तो उसको जो है वास्तविकता तो बताना पड़ेगा कि तुम जो समझ रहे हो कि भगवान मिलने आएंगे, वो आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली बताना पड़ेगा। और उड़ने की बात कहना कि उड़ने की बात जो है, पक्षी उड़ता है कि पक्षी के पास पंख है, या फिर कोई है तो उनके पास कुछ है। तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं है, तुम नहीं उड़ सकते हो। और उड़ने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास जो है अस्तित्व ने दूसरी भेंट दी है। तुम्हारे पास अलग किस्म का मस्तिष्क दिया है, तुम्हारे पैर चलने के बहुत अच्छे दिए हैं, दौड़ने की क्षमता दी है, तुम्हारे पास जो है व्हीकल्स दिए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, है ना। अस्तित्व ने तुम्हें जो देना चाहिए बराबर दिया है, कोई कमी नहीं की तुमको। तुम फैंटेसी में न जाओ, वास्तविकता में देखो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। तुम वह देख रहे हो कि मुझे क्या नहीं मिला है ना, और वो मुझे चाहिए। तुम यह देखो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है, उसके लिए थैंक्सफुल रहो, धन्यवाद भाव से भरो। बच्चे को यह सिखाना है। अभी तुम्हें वही नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या मिला है, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन सी क्षमताएं हैं। तुमने अपनी क्षमताओं को विकसित कहाँ किया है, और विकसित तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। तुम कैसे सोचते हो कि वो तुम्हें जो वो क्षमताएं ऐसे ही मिल जाएंगी बगैर श्रम के? छूत छाई काली माई, हाँ, उसको बताना छूत छाई काली माई नहीं होता है ना। खुद अपना श्रम करना पड़ेगा, अपनी साधना करनी पड़ेगी, अपनी क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी। और क्षमताएं विकसित करके तुम भी हवा में उड़ सकते हो। और जिस दिन तुम हवा में उड़ोगे, तुम एक मदारी हो जाओगे। तुम मदारी बनने के लिए पैदा हुए हो कि कुछ अच्छे व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए हो? तुम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हो और हवा में उड़ सकते हो। मनुष्य हवा में उड़ सकता है सिद्धियों के माध्यम से। और जैसे ही वो हवा में उड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, मदारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो तुम मदारी बनने के लिए पैदा हुए हो क्या, इस तरीके से समझाना पड़ेगा। या बीज अभी से डालने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि मंदिर में हम पूजा करते हैं तो मूर्तियां रखी होती है ना, हाँ, इसको वो ऐसा मूर्तियां देखते हैं, प्लस जो है उसमें वह भी तो दिखते हैं कि उससे जुड़े हुए सीरियल्स आते हैं, हाँ हाँ है ना। और एक्चुअली तो अभी जो ये फैंटेसी वाले सीरियल्स आते हैं कि वो डोरेमोन और क्या क्या, ये वो कोई हवा में उड़ रहा है, कोई अपना जादू से ये पैदा कर रहा है, जादू से वो पैदा कर रहा है। ये सब जो छोटे बच्चे के मस्तिष्क में ये जो कुछ भी जा रहा है, ये अनहेल्दी जा रहा है, हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्या है बच्चे के लिए? हेल्दी है कि वह पहाड़ में, जंगल में, पेड़ों के बीच में खेले कूदे, पक्षियों को देखे, आनंद ले, है ना। और छोटे बच्चों के साथ खेले, खो खो खेले, कबड्डी खेले। इस प्रकार की चीज़ें जो है बच्चों के लिए हेल्दी है। प्रकृति का सानिध्य बच्चों के लिए हेल्दी है।
ये जो उनको दिखाया जा रहा है उल्टे सीधे जो सीरियल्स हैं कि कोई हवा में उड़ रहा है, जादू से ऐसा कर रहा है, इवन बच्चे वाले सीरियल्स भी देख रहे हैं ना, वो कौन से हैं, वो कोई लेडीज है अच्छे से बात कर रही है, थोड़ी देर में भूतनी बन गई, उसके दांत निकल गया, रोड निकल रहा है, और कोई गले मिल रहा है, अचानक उसके दांत निकला और खून पीना चालू कर दिया उसका। हाँ, ऐसे ऐसे सीरियल बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना। फिलहाल पेपा पिग बहुत बच्चों का फेवरेट है। हाँ, पिग ऐसे जैसा ही पिग पापा, पिग मम्मी ऐसे। हाँ, तो ये उल्टी सीधी जो चीजें हैं जिसमें फैंटेसी है, अनरियलिटी है, अनरियलिस्टिक जो भी है, उनको जो है, जो अवास्तविक हैं, ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए। और वास्तविक जो है, प्रकृति वास्तविक है, प्रकृति के बीच में उनको बच्चों को खेलने देना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के जीवन में खेलकूद आए और नेचर आए, प्रकृति उनके जीवन में शामिल हो, वह हेल्दी विकास होगा बच्चों का। फैंटेसी के साथ में बच्चे जो है फिर कभी भी सामान्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह तो हमने पहले भी बताया था ना कि जो है छोटे बच्चे जो है 7 साल की उम्र तक जो इम्प्रिंट्स उनको बनते हैं, बस उसी को ही जी रहे होते हैं। उसके बाद में उनके पास नया कुछ नहीं आता है, तो 7 साल तक उनके मस्तिष्क में इम्प्रिंट बन गए हैं, बाद में बस उन्हीं की सापेक्षताओं में चलेंगे, नया कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। नया ग्रहण करने के लिए छोटा बच्चा नया ग्रहण कर सकता है, और नए में क्या ग्रहण कर रहा है, अवास्तविकता ग्रहण कर रहा है, फैंटेसी ग्रहण कर रहा है, तो वह बच्चा साइकिक डिसऑर्डर्स का शिकार रहेगा, होल लाइफ साइकिक डिसऑर्डर का शिकार होगा, है ना। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम क्या पढ़ाई करें, तुम साइकोलॉजिस्ट बन जाओ। क्यों? क्योंकि सब पागल खाना बनने वाली, दुनिया ही पागल खाना होने वाली है। अब ऐसी पागल खाना है और महान पागल खाना बनने वाली है। फैंटेसी सब चल रही है, तो फैंटेसी से जो बड़े होंगे बच्चे, वो पागल ही होंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत ज़्यादा शिकार होंगे, तो स्कोप जो है, स्कोप वहीं पर है, एबनॉर्मल रहेंगे सब। जरूरत से ज़्यादा एबनॉर्मल अभी भी है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाएंगे, फैंटेसी के शिकार। अगला प्रश्न किसका है? जी गुरुजी, ये प्रश्न मैं कैसे रखूं बहुत सोचा, लेकिन फिर भी ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा हो जाए। हाँ, बस थोड़ा जोर से। हाँ, जोर से। तो साधक जो साधना करता है तो उसकी लाइफ में बहुत अप और डाउन आते रहते हैं। हाँ, तो उसको अगर हम ऊर्जा के स्वरूप के हिसाब से समझना चाहे, हाँ, तो जैसे क्रोध की ऊर्जा है वो उसको करुणा में बदल गई, हाँ, लेकिन फिर डाउनफॉल आया तो करुणा की ऊर्जा फिर से क्रोध या और किसी स्वरूप में रूपांतरित हो जाती होगी। हाँ, तो जैसे हम लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो एक नॉन रिटर्न वाल्व रखते हैं कि पानी वापस रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो साधक का अब उत्थान तो होता है, लेकिन पतन के टाइम भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी, जैसे उसमें खास तो ये कि जैसे अपने नीचे के चक्रों से जब वो मेटाफिजिकल चक्रों में ऊर्जा गई तो वो तरंगायित स्वरूप हो गई, फिर वो नीचे जाए तो नीचे मतलब उसका फिर से फिजिकल चक्र में चली जाती, तो उसके ऊपर भी कोई ऐसा नॉन रिटर्न वाल जैसा सिस्टम हो कि पूरी ऊर्जा ना नीचे जा पाए, ऐसा कुछ है मैकेनिज्म, ये नहीं समझ में आ रहा। साधक के जीवन में उत्थान और पतन होता रहता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। गैर साधक के भी जीवन में होते हैं, साधक के भी जीवन में होते हैं। साधक के जीवन में उत्थान पतन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ता है और ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है, तो उसको चोट भी ज़्यादा लगती है, उत्थान पतन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो उत्थान पतन है, ये नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह आग्रह दुराग्रह है। पहली बात ये समझ लो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, वेव्स, हर चीज़ वेव्स में है। और वेव्स कैसी है? सीधी सीधी वेव्स नहीं होती, वेव्स में अप एंड डाउन होता है, और सब कुछ वेव्स ही है, इसलिए इसमें सौंदर्य है, प्रकृति में सौंदर्य है, और सब वेव्स है, सब कुछ वेव्स है। इवन जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना है और उसमें जो क्वांटम वेव्स हैं, वह वेव्स भी जो है वेव्स ही हैं। जो तुम सर्कल्स देखते हो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट भी कोई एकदम बिल्कुल परफेक्ट कोई राउंडिंग शेप हो ऐसा तो नहीं है ना, वो भी वेव्स हैं, वेव्स की तरह वो सर्कल बनते हैं, वेव्स हैं। तो यह सब कुछ वेव्स है, तो वेव्स का अपना सौंदर्य होता है। एक और बात यह है कि किसी को बोले कि नहीं जी मुझे मीठा मीठा पसंद है, तो मुझे बस मीठा मीठा ही दिया करो था अपना भोजन में,
सब कुछ मीठा ही दिया करो और कुछ ना दिया करो। सुबह शाम दोपहर रात जब भी दो मीठा ही मीठा देना। सोच लो, क्या मीठा ऐसा खाया जा सकता है? क्या उसमें आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। कोई बोले नहीं मुझे नमकीन नमकीन पसंद है, वही दो। यहाँ पर वेव्स चाहिए, अप एंड डाउन्स चाहिए, हर तल पे अप एंड डाउन्स चाहिए। तो अप एंड डाउन्स जो है, वेव्स जो है वो बुरी नहीं है, हमें मान लेते हैं बुरी हैं, अभी उसकी ज़रूरत है, वेव्स की ज़रूरत है। तुम संगीत की वेव्स देखते हो, उसको भी जैसे चिन्हित किया जाता है, रेखांकित किया जाता है, तो उसके साथ में जो है संगीत के चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं ना, तरह तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं, लेकिन वेव्स शो की जाती है। तो संगीत क्या है? वह भी वेव है ना, उसमें अप एंड डाउन है, तभी तो सुंदर है ना संगीत। अब ठीक है, ये गाना हम आपको सुनाने वाले हैं सिर्फ 10 घंटे नॉन स्टॉप। कैसा लगेगा आपको? हैं भाई, वो तो उसमें कोई वेव नहीं है ना, डाउन है ही नहीं, सीधा अप ही अप है, और तेज करते जाएंगे, अप, कान फाड़ देंगे। बोलो कैसा लगेगा? अप एंड डाउन जो है वो सौंदर्य है, और अप एंड डाउन इसलिए है कि वहां से कुछ फ्लावरिंग होनी है, कुछ खिलेगा, कुछ खिलेगा, खिलने का ढंग है यह अप एंड डाउन संगीत। वो जो बार बार नीचे आते हो और ऊपर उठते हो, तो ऊपर उठने के बाद उस जगह पे पहुंचे, वही नहीं होगे, बदल चुके होगे, गुणवत्ता बदल चुकी होगी, सुगंध ज्यादा होगी। पतन के बाद जो उत्थान होता है, उस उत्थान की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। और पतन होंगे, बार बार पतन होंगे, क्योंकि पतन के कारण भीतर है ना, सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे कर्मास हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। तो ये जो है पतन का कारण बनेंगी, और उसके बाद में फिर यह भी तो पता चलेगा ना पतन के साथ के, कि भीतर कुछ है और जिसकी क्लिनजिंग बाकी है, क्लिनजिंग बाकी है। अब यदि ये कि कोई ऐसी वॉल क्रिएट हो जाए और उसके बाद नीचे ना आना पड़े, तो वॉल क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो दमन हो गया ना, सबकॉन्शियस माइंड का दमन हो गया कि नहीं, वहां पर वो जो अंदर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसको सड़ने दो और हम तो बस परमात्मा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कूड़े की पूरी पूरी सफाई करनी पड़ेगी। जब तक भीतर वो कॉज है, वो कारण है, सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक पतन होगा। वो खींच ही लेंगे नीचे, खींच करके ये बताएंगे कि लोअर चक्रास की क्लिनजिंग अभी बाकी है। अपर चक्रास के सेंसेशन आते हैं, अनुभव होते हैं, बहुत अच्छा है। बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में रहोगे, सदगुरु के छाया में रहोगे, साधना में रहोगे, उनकी देशना में रहोगे, अपर चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम्हारी पात्रता कम भी हो तब भी हो जाते हैं, तुम्हें ऊपर के अनुभव आने चालू हो जाते हैं। लेकिन जो है फिर पतन होता है। पतन इसलिए होता है क्योंकि लोअर चक्रास में अभी क्लिनजिंग बाकी है, उसमें वो हारमोनी, वो रिदम अभी बनी नहीं है, वो कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उनको कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग होना है, तभी होंगे जब वह क्लिनजिंग हो जाएगी। वहाँ के जितने भी संबंधित विकार हैं, वो विकार जब तक क्लीन नहीं होंगे, तब तक जो है लौट के आना पड़ेगा उन चक्रों तक, उन चीज़ों तक, ठीक है ना। इसलिए जो है क्लिनजिंग की प्रोसेस हम कहते हैं कि बराबर होते रहना चाहिए साधना में। बस ज़्यादातर विधियाँ क्लिनजिंग की हैं, है ना। तो जीवनचर्या भी ऐसी होनी चाहिए कि क्लिनजिंग होती चली जाए, होती चली जाए, होती चली जाए। जितनी ज़्यादा क्लिनजिंग होगी उतना अच्छा होगा। तभी जो है नो रिटर्न हो पाएगा। जब नीचे से पूरे क्लीन हो जाएंगे, लोअर चक्रास पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे, तो फिर नीचे लौटना नहीं होगा, नीचे गिरना नहीं होगा, नीचे गिरना नहीं होगा। नीचे तुम टहलने जाओगे, नीचे गिरना नहीं होगा। लोअर चक्रास में तुम टहलने जाओगे, घूमने जाओगे, वॉक पे जाओगे। लोअर चक्रास को तुम प्ले कर सकते हो उसके बाद में। अभी वह तुम्हें प्ले कर रहे हैं, तुम इन्हें प्ले नहीं कर रहे हो, गिर जाते हो। मतलब वो तुम्हें प्ले करते हैं, मतलब तुम गिर जाते हो। तुम इन्हें प्ले करोगे, मतलब तुम गिरोगे नहीं। वो ऐसे एज ए टूल उन भावों का प्रयोग करोगे, उन शक्तियों का प्रयोग करोगे जो लोअर चक्रास से संबंधित हैं, उनका तुम प्रयोग करो, तुम उनके मालिक होगे। चक्रास कोई बुरे नहीं होते, सब टूल हैं, उनका प्रयोग है। यह शरीर जो है सातों चक्रों के साथ ही सर्वाइव हो सकता है। लोअर चक्रास यदि पूरी तरह से जीरो हो जाए तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम सर्वाइव नहीं कर सकते यदि पूरी तरह से ये जीरो हो जाए तो।
तो उनकी क्लिनजिंग जरूरी है, उनमें एक रिदम आना जरूरी है, उनको जीरो नहीं करना है। उसके बाद में जो है संगीत में उनका भी प्रयोग होता है। ड्रम होता है ना संगीत में, कितना अलग से ड्रम सुनेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, लेकिन बाकी सबके साथ में ड्रम अच्छा लगता है ना। उसका प्रयोग कम होता है, लेकिन जहाँ उसका प्रयोग होता है वो अच्छा लगता है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, सातों चक्रों की जरूरत है। कब किसकी जरूरत है? तभी उसकी जरूरत है। अभी ये है कि जिसकी जरूरत बहुत कम है वो जो बहुत ज़्यादा बचता है, जिसकी जरूरत ज़्यादा है वह बचता ही नहीं है। उल्टा मामला है, सब हारमोनी में आ जाए। हारमोनी का अर्थ है कि सारे चक्रास जो है राइट प्ले में आ जाए। राइट प्ले में, प्ले उनका रहेगा। प्ले तुम करोगे, अभी तुम प्ले हो रहे हो, उस समय तुम प्ले करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। हाँ, हाँ। क्वेश्चन में कि जैसे मैंने अवेयरनेस के प्रयोग से अपनी कुछ ऊर्जा का रूपांतरित किया, या कोई अकाउंट जो है मेरा, हाँ, उसमें अवेयरनेस की वजह से मेरी कुछ वाइटल ऊर्जा या जो भी नाम दे, हाँ। तो ऊर्जा कुछ बढ़ गई। हम्म, अब जब पतन हुआ हम्म, तो जो पहले की मेरी जो ऊर्जा थी उसमें से जो कमी होगी वो उतनी ज्यादा शायद नहीं होगी जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे थी। तो मतलब कहने का मतलब हम जो भी साधना करते हैं अवेयरनेस में रहते हैं, तो कुछ जो प्लस होता है वो प्लस वाला जो स्टॉक है उसमें से भी माइनस हो जाता है बहुत, मतलब पुराने लेवल पे पूरा स्टॉक मतलब नील हो जाता होगा कि क्या मैकेनिज्म उसको अटका के रखता होगा कोई पॉइंट तक कि उसको हाँ। और नहीं गिरने देगा साधना से। पहली बात तो ये है कि उत्थान के बाद जो पतन होता है वह पतन पूर्व की स्थिति तक नहीं आते और ना ही उसके नीचे जाते हैं, है ना। बहुत रेयर अपवाद होते होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। साधनात्मक बात करें, साधना के बाद जो उत्थान होता है उसके बाद जो पतन होता है वह पतन जो है बिल्कुल उस लेवल तक नहीं होता है, उसके कुछ ऊपर ही होता है। फिर उत्थान होगा, फिर पतन होगा। वही हम कह रहे थे कि ग्राफ होता है ना, एक ग्राफ है, उत्थान पतन, और फाइनली देखोगे तो यहाँ से वहाँ ऊपर ही गए हो। ये हम कह रहे थे कि जो शेयर मार्केट के चार्ट्स नहीं होते हैं इन्वेस्टर्स के, ब्लू चिप कंपनी के, कि ओवरऑल जो क्या होता है वो ऊपर ही जा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो है शॉर्ट टर्म में क्या है, डाउनफॉल्स है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से ही होता है, इसी प्रकार से ही होता है कि वहाँ पर यदि कुछ साधक अपनी साधना से नीचे गिर भी रहा है लेकिन फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, तो वह जो है ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, अंततः ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। डाउन वह वाला डाउन नहीं है जो पिछला डाउन है, उतना नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ नीचे गिरेगा, फिर वहाँ से ऊपर उठेगा, वहाँ से फिर ऊपर उठेगा। वह गिरना उसके लिए लेसन है, गिरने के बाद उसको कुछ लेसन मिलेंगे। दरअसल अप्स के साथ में एक चीज स्थिति ये होती है कि कहीं पे कुछ अहंकार सघन होने लगता है अप के साथ में। जैसे अहंकार सघन होता है फिर एक पतन आ जाता है, फिर उस पतन के साथ में अहंकार फिर विगलित होगा, कुछ होगा, फिर अप स्टार्ट होता है, फिर अप के साथ में फिर से अहंकार, क्योंकि अहंकार तो जब तक आत्मिक अवस्था प्राप्त नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, एनलाइटनमेंट नहीं होगा, तब तक जो है अहंकार बढ़ता चला जाएगा हर उत्थान के साथ में। इसलिए उसमें पतन की जरूरत पड़ती है फिर, और वह जरूरी भी है एक्चुअली। इस तरीके से भी देखें कि कुछ भीतर जो है कॉज हैं, धारणाएं बाकी हैं, क्लिनजिंग बाकी है, तब तक यह अप एंड डाउन का खेल चलता रहेगा। इसमें समृद्धि आती है, और इस अप एंड डाउन के बाद में जब एनलाइटनमेंट होता है, और बाय द वे यदि अस्तित्व ने चुना या सदगुरु ने चुना और निर्देश आए कि अब तुम्हें बांटना है, तुम्हें भी डिलीवरी देनी है, तो डिलीवरी तुम्हारी बेहतर हो जाएगी। जितने ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखें, वो अनुभव हैं, उस आधार पर जो है फिर डिलीवरी की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। तुम देखते हो ना, कोई बुद्ध पुरुष होते हैं तो वह जो है बहुत शानदार अभिव्यक्ति रहती है उनकी, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, क्या डिलीवरी होती है, और वह डिलीवरी जो है बहुत सहयोगी होती है साधुओं के लिए, पूरे साधना जगत के लिए, चेतना की यात्रा के जगत के लिए वह बहुत ज़्यादा सहयोगी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, और एक बड़ा मील का पत्थर की तरह होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जो है अप एंड डाउन्स देखे हैं, ज़्यादा अप एंड डाउन देखे हैं, तो उनकी डिलीवरीज भी जो है उतनी बेहतर होती है, उतनी हाई क्वालिटी की होती है।
ये मत समझ लेना कि वो जो बहुत अच्छा जो सदगुरु हैं और बहुत अच्छा जो डिलीवरी दे रहे हैं, तो उनका तो सीधा सीधा मार्ग रहा होगा, अच्छा ही अच्छा, उन्होंने तो डाउनवर्ड्स देखा ही नहीं होगा। उन्होंने भी जब पिछले जन्म लिए हुए हैं, उन्होंने भी कई जन्म लिए हैं और पिछले जन्मों में अप एंड डाउन सारे करके वहां तक पहुंचे हैं। बहुत ही लंबी यात्रा है ना, जैसे तुम्हारी यात्रा है वैसे उनकी यात्रा है, और है क्या, कोई फर्क थोड़े ना है, थोड़ा सा आगे पीछे का सवाल है। यात्रा तो सबकी ऐसी है ना, यात्रा तो सबकी ऐसी है। तुम कौन हो? होने वाले बुद्ध हो। तुम कौन हो? अभी बुद्ध नहीं हो, लेकिन होने वाले बुद्ध तुम भी हो ना, तुम्हें भी बुद्ध ही तो होना है ना, एनलाइटेंड तो होना ही है ना, ब्रह्म होना ही है ना, ब्रह्म के पार तुम्हें जाना ही है ना, सबको होना है। तो बुद्ध जो है तुम्हारा भविष्य है, वो अप एंड डाउन से आए हैं। तुम्हारा भविष्य मतलब तुम जिस चीज को जी रहे हो उन्होंने उसे जिया हुआ है, याद रखना। तो इन अप एंड डाउन से घबराना नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब भी वह पतन होगा तो पतन उस लेवल पे नहीं होगा, उस लेवल पे नहीं होगा, अंशतः पतन होगा। इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से समझो कि 10 पॉइंट ऊपर चढ़े, 7 पॉइंट नीचे गिर गए, 8 पॉइंट नीचे गिर गए, फिर ऊपर चले, फिर अपना जो है 6-7 पॉइंट फिर नीचे गिर गए। इस तरीके से समझो, वह गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार से वह आंतरिक समृद्धि विकसित होती है। और कोई क्वेश्चन है? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर चक्र है, हार्ट चक्र के ऊपर वाले चक्र, वहां पर जो ऊर्जा घूम रही है ये मेटाफिजिकल में, वो फिर नीचे के चक्रों के क्लिंचिंग में बहुत सहयोग देती है। हाँ, वह सहयोगी है। नीचे के चक्रास में जो क्लिंजिंग होनी है उसमें अपर चक्रों का योगदान तो रहेगा ही ना। अपर चक्रास देखो, अपर चक्रास के जब तुम्हें ग्लिम्स आएंगे तब जब पता चलेगा कि अरे अपर चक्रास है और वहां पे इतना आनंद है, वहां पर आनंद घटेगा ना, आनंद घटेगा। और फिर लोअर चक्रास में आओगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो कूड़ा कचरा है, तब उसकी क्लिंजिंग होगी ना। अभी कूड़ा वो उसकी क्लिंजिंग के लिए राजी क्यों नहीं होते? क्लिंजिंग क्यों नहीं हो पाती? तुम पकड़ बनाए रखते हो ना, वो विकार की तरह थोड़ी लगते हैं। तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लगते हैं ना, इसलिए तो उनकी नजरा नहीं होने देते ना। उन्हें जो है अपडेट करके रिस्टोर कर लेते हो, तुम्हें लगता है नहीं ये कीमती है। जब उनकी उदीर्णा होती है तुम उनके साथ फिर मोह माया में फंस जाते हो, तुम्हें लगता है नहीं काम के हैं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, जस्टिफाई कर लेते हो। जस्टिफाई करते हो तो फिर वो जो अपडेट होकर रिस्टोर हो जाते हैं। अब यदि तुम अपर चक्रास में घूम के आए तो वहां की समृद्धि देखा है, वास्तव में सोना चांदी हीरे मोती देखा है, तो नीचे उतर के दिखेगा ये तो कंकड़ पत्थर है। अब पहचान हो गई ना, तो पहचान हो गई तो फिर कंकड़ पत्थर क्यों ढोने, अब वो फेंक दिए जाएंगे, वो फेंक दिए जाएंगे ना। तो अपर चक्रास से जो लोअर चक्रास में आना होता है वो ठीक है, पहले अपर चक्रास में आओगे फिर लोअर चक्रास में आओगे, तो लोअर चक्रास की क्लिंजिंग तब आसान हो जाती है, वह उसमें सहयोगी है। अगला प्रश्न विद्या का है, जोर से पूछना पड़ेगा विद्या। जी सर, प्रणाम गुरुजी। जैसा कि आप बोलते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा ही होता है, सब अच्छा ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो जैसे हम अपने वर्क प्लेस में या घर में कुछ देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उस टाइम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि सब अच्छा हो रहा है, तो मुझे क्या है ऐसा कुछ? हाँ, जो भी हो रहा है उस पर हम क्या प्रतिक्रिया करें, वही हम कहते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रति संवेदन से जीना है। व्यवहारिक जगत में गुरुजी, व्यवहारिक जगत में या तो अभिनय पूर्वक जियोगे या प्रति संवेदन से जियोगे। तो अभिनय पूर्वक जियोगे तो वही प्रतिक्रिया नहीं है, प्रति संवेदन से जियोगे तो वही प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया किसकी होती है? अपने सबकॉन्शियस माइंड की होती है। वह जो है रिलेटिव होती है, सापेक्षिक होती है। और वह उसकी हैकिंग किसके पास होती है? उसकी हैकिंग जो है उन्हीं के पास होती है जो धारणाएं तुम्हें उस समय ऑपरेट कर रही हैं। जिन धारणाओं के खिलाफ वह जा रहा है वह धारणाएं तुम्हें हैक करके ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा होता है और उसमें तुम स्वाभाविक नहीं रह पाते हो, अपनी स्वाभाविक रिदम को खो देते हो, अपनी स्वाभाविक रिदम को तुम खो देते हो। अब जो है यदि प्रति संवेदन से जिया जा रहा है, मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ जान रहे हो और प्रति संवेदन हो रहा है, तो प्रति संवेदन हो रहा है तो वह हो रहा है, कहीं हो रहा है ना, तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो ना, तुम तो जानने वाले हो ना।
तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो, जिस भी तल को जी रहे हो, दृष्टा को जी रहे हो कि साक्षी को जी रहे हो कि ऊपर के तल को जी रहे हो, तो वहाँ जो प्रतिसंवेदन घट रहा है उसे सिर्फ जाना जा रहा है दृष्टा के द्वारा या फिर साक्षी के द्वारा। तो वहां पर जो है जो कुछ भी घटेगा वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा, तुम प्रभावहीन हो क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया नहीं करी, वो प्रतिसंवेदन है। और प्रतिसंवेदन से जो होगा ना वो सुंदर होगा, वह उसके परिणाम अंततः बेहतर ही होंगे। या फिर अभिनय पूर्वक, अभिनय पूर्वक का मतलब तुम सजग हो, तुम्हें पता चल रहा है कि ये बेकार की बात है, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन यहाँ इसको कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है। कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, थोड़ा डांटना जरूरी है, या कुछ ऐसा है तो इसको अपना मान मल्लवर करके थोड़ा सा समझा लेना ठीक है, या कुछ ऐसा तुम्हें ऐसा तुम्हारा विवेक समझाता है कि इसको किसी प्रकार से हैंडल करना है, इस प्रकार से हैंडल करना है। हैंडल करना है तो तुम अभिनय पूर्वक हैंडल करोगे। अभिनय पूर्वक हैंडल करोगे मतलब तुम सजग होगे ना, बेहोशी के साथ तो नहीं कर सकते ना, बेहोश तो नहीं रहोगे ना। यदि तुम होश में हो तो अभिनय घटता है, यदि तुम होश में हो तो अभिनय कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो। या फिर होश में हो तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से प्रतिसंवेदन घटेगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी। मतलब जो है कमांड तुम्हारे पास है, कमांड तुम्हारे पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास कमांड नहीं है, ठीक है ना। कमांड सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए, चैतन्य के पास होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड के पास होना चाहिए कमांड, ठीक है ना।